सर्वेभ्यो नमो नमः मित्रों। मैं संपूर्णानंद शास्त्री। प्रिय संस्कृत के जिज्ञासुओं, पिछली कक्षा में हमने आपसे चर्चा किया था वर्णमाला पर। मित्रों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर को ही क्या कहते थे? अच। और व्यंजन को ही क्या कहते हैं मित्रों? हल कहते हैं। वर्ण को ही मित्रों अक्षर कहते हैं। और वह वर्ण क्या है? दो प्रकार के हैं मित्रों। इसी से एक प्रश्न आता है, वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण का मतलब कौन से वर्ण कहां से बोले जाते हैं। उच्चारण शब्द का ही अर्थ है, उच्चारण माने बोलना। कौन से वर्ण के कहां से बोले जाते हैं, किस स्थान से बोले जाते हैं। अष्टाध्याय पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान कुल 8 कहे गए। मित्रों, कभी पूछा जाए प्रश्न में कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कहे गए हैं तो 8 बताइएगा। मित्रों, उच्चारण स्थान आइए देखते हैं कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है। तीन कॉलम बनाएंगे मित्रों। एक रहेगा सूत्र और दूसरा रहेगा वर्ण, तीसरा है स्थान। टॉपिक का नाम है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। मित्रों, पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। क्या है? पहला सूत्र है मित्रों अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। मित्रों, यहाँ पर देखिए, सूत्र को आप याद करेंगे, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाएगा स्पष्ट रूप से आपको याद हो जाएगा। केवल आप सूत्र को याद करेंगे, वर्णों को याद करके और स्थान को याद करके यह संभव नहीं है मित्रों। केवल सूत्र को याद करिए। सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। मित्रों, आ का तात्पर्य क्या है? आ है। आ का तात्पर्य क्या है? आ है। और बहुत पहले कल ही हम बताए थे कु का तात्पर्य है, कु का मतलब का वर्ग। कु चु टू तु पु एते उदिता। कु का तात्पर्य है का वर्ग। का वर्ग में मित्रों कितने वर्ण? 5 वर्ण। कौन कौन से? क ख ग घ अंगा। देखिए, कु का तात्पर्य है मित्रों क्या? का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से वर्ण? क ख ग घ, फिर क्या है मित्रों? अंगा। इसके बाद सूत्र में आया है क्या? हा। क्या आया है मित्रों? हा आया है। ये हा लिख लेंगे। हा के बाद आया है विसर्जनीय नाम कंठा। ये मित्रों है इतना विसर्जनीय। क्या है? विसर्जनीय। विसर्ग को विसर्जनीय भी कहते हैं। चाहे विसर्जनीय कहें चाहे विसर्ग कहें। विसर्जनीय को क्या कहते हैं? विसर्ग। और विसर्ग का तात्पर्य आप जानते हैं, दो बिंदी जिसको आप कहते हैं, यानी आहा की मात्रा आप जिसको हिंदी में कहते हैं उसी को संस्कृत में विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? विसर्ग कहते हैं। नी उसके बाद आनाम है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आनाम का तात्पर्य क्या है। आनाम जैसे मित्रों बालक शब्द है, बालक शब्द में षष्ठी विभक्ति आप बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? बालका नाम। पुस्तक शब्द है, लिखते हैं तो क्या आप? पुस्तका नाम। इसी प्रकार आप लिखते हैं कृष्ण का तो कृष्णा नाम। कृष्णा नाम।
मित्रों मूल शब्द है कृष्ण, आ नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मूल शब्द है पुस्तक, आ नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मूल शब्द है बालक, आ नाम जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और षष्ठी विभक्ति बहुवचन का अर्थ है का की के, यानी षष्ठी विभक्ति का अर्थ ही है का की के, का कामा की या के, यानी आ का ख ग घ अंगा ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों? कंठ होता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि कंठ से बोले जाने वाले कौन कौन से वर्ण हैं, तो आप बताएंगे आ, का, ख, ग, घ, अंगा, ह और विसर्ग। कुछ लोगों को यह समस्या हो रही होगी कि आ केवल ह्रस्व आ, नहीं मित्रों, चाहे ह्रस्व आ चाहे दीर्घ आ, चाहे जिस प्रकार का आ हो, आ तो आ, चाहे ह्रस्व चाहे दीर्घ, वो सभी कहां से बोले जाएंगे? कंठ से। अब यहां पर हम वर्णों के कॉलम में लिख लेंगे क्या कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं मित्रों? आ, यानी यही वर्ण यहां लिखेंगे, अ, क, ख, ग, घ, अंगा, हा के बाद मित्रों विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों? कंठा। कंठा का तात्पर्य क्या है? कंठ। इन वर्णों को आप बोलेंगे, इन वर्णों का आप उच्चारण करेंगे तो कंठ में कुछ न कुछ विकृति होगी, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। मित्रों कंठ जानते हैं, कंठ ये है कंठ। जरा इन वर्णों को आप उच्चारण करके और अपनी अंगुली को यहाँ स्पर्श करिए, तभी आप महसूस कर पाएंगे। इन वर्णों को आप बोलिए, क्या कंठ में कुछ विकृति या परिवर्तन हो रहा है? आ को आप बोलिए आ, क, ख, ग, घ, अंगा, ह। विसर्ग, विसर्ग को आप कैसे बोलेंगे? रामः, रामः, बालकः, मुनिः। आपने देखा कि इन वर्णों का आपने उच्चारण किया तो यहाँ पर क्या है? कुछ न कुछ विकृति हो रही, कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं मित्रों? कंठ से बोले जाते हैं। अब इन्हीं चीजों को हम यहाँ पर लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हम मिटा देते हैं। आप केवल सूत्र याद करने का प्रयास करिए मित्रों, सूत्र याद रहेगा, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। सूत्र याद रहेगा तो ये याद हो जाएगा। आप ये सोचें कि हम इसको याद करके ये याद कर लें, ऐसा संभव नहीं है मित्रों, गलत हो जाएगा। दूसरा सूत्र है मित्रों, दूसरा सूत्र है क्या? इचु यसानाम तालुः, इचु यसानाम तालुः, इचु यसानाम तालुः। इचु का तात्पर्य है, ई का तात्पर्य है मित्रों क्या? जैसे इसमें किए थे वैसे इसमें होगा। ई का तात्पर्य है क्या? ई। और चू का तात्पर्य है मित्रों क्या? चू का तात्पर्य है चा वर्ग। चू का तात्पर्य क्या है मित्रों? चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण है? 5 वर्ण कौन कौन से मित्रों? चा, छ, ज, झ और या, यानी कि यह 5 वर्ण। इसके बाद जैसे इसमें किए थे वैसे इसके बाद क्या आया है? या आया है, या लिख लेंगे मित्रों। या के बाद आप देख रहे हैं आया है सा नाम, सा यानी कि यह सा तालव्य सा आया है, इसको लिख लेंगे मित्रों। फिर ये क्या है? आ नाम। आप अभी हमने आपको बताया था जैसे बालका नाम, जैसे मुनि नाम, वैसे ये आ नाम षष्ठी विभक्ति बतलाने के लिए आया है। षष्ठी विभक्ति का अर्थ होता है का की के, यानी ई वर्ण का, चा वर्ण का, छा वर्ण का, जा वर्ण का, झा वर्ण का, इया वर्ण का, या वर्ण का और सा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है क्या मित्रों? तालुः। ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। तालु कहाँ है मित्रों? तालु वह है जहां पर हमारी आपकी जिह्वा का जो ऊपरी भाग है, जिह्वा के ठीक ऊपर का भाग जो है वही क्या है? तालु है। इन वर्णों का आप उच्चारण करेंगे मित्रों तो जिह्वा जाकर के
तालु के भाग को स्पर्श करती है। जरा इनका शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी, उच्चारण करके देखिए, ई, च, छ, ज, झ, ञ, या, श, ञ, या, श। इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से हो रहा है मित्रों? तालु से हो रहा है। इन वर्णों को यहाँ पर वर्णों के कॉलम में लिख लेंगे। कौन कौन से वर्ण हैं? ई, च, छ, ज, झ, ञ, या और तालव्य सा। इसको क्या कहते हैं मित्रों? तालव्य सा। जिसको आप सीटी और पिपीहिरी वाला सा कहते हैं, उसको सीटी, पिपीहिरी और सलगम ना बोल करके संस्कृत में क्या बोलेंगे आप? तालव्य सा। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है मित्रों? तालु। तालु माने तालु। तालु लिखना नहीं तो आलू लिख दो। तालु माने तालु। मित्रों जैसे इसमें किए थे वैसे ये हो गया, यहां पर इसको मिटा देते हैं। अब अगला सूत्र आता है मित्रों, अगला सूत्र है मित्रों ऋटुरषाणाम मूर्धा। ऋटुरषाणाम मूर्धा। मित्रों अब यहाँ पर ना लिख करके डायरेक्ट यहाँ पर कहें तो लिखें, यहाँ री है, री का तात्पर्य री लिख लेंगे इधर। री के बाद आया है क्या मित्रों? टू। टू का मतलब है टा वर्ग। टा वर्ग में 5 वर्ण कौन कौन से? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। इसके बाद क्या है मित्रों? रा है, रा लिख लेंगे। रा के बाद क्या आया है मित्रों? ध्यान दीजिएगा, रा के बाद आया है ये मूर्धन्य सा, जिसको आप हिंदी की भाषा में खटकोण सा कहते हैं, या कल बताए थे कुछ लोग इसको पेट फरवा सा कहते हैं। पेट फरवा मुंह फरवा सा नहीं है मित्रों, इसको संस्कृत की भाषा में क्या कहते हैं? मूर्धन्य सा। यहाँ पर लिख लेंगे क्या? मूर्धन्य सा। उसके बाद ही क्या आया है? आड़ाम। कुछ लोग सोच रहे हैं सब में आया था आनाम, इसमें आया है आड़ाम। आड़ाम जिसमें रा रहेगा या री रहेगा, प्रायः वहां पर ना नहीं रहता है, ड़ा रहता है। जैसे हरि में रा है तो हरि, हरि नाम नहीं होता, हरि नाम होता है। बालक में रा नहीं है, वहां पर बालका नाम होता है, इसलिए यहाँ पर रा है तो क्या? राम। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या है? राम। यानी कि री का और टा का, ठा का, डा का, ढा का, ड़ा का, रा का और मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों? मूर्धा होता है। मूर्धा को ही कुछ विद्वान शिरस कहते हैं। मूर्धा वही है मित्रों, इन वर्णों का उच्चारण करते समय जहां पर जिह्वा जाकर के मुड़ जाए उसी को क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। मित्रों इन वर्णों का यदि आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो जिह्वा जाकर के मुड़ेगी, लौटेगी, वापस होगी। देखिए शुद्ध उच्चारण करिए, री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, रा, श, श। उसके बाद आता है मित्रों एक दूसरा सूत्र, क्या है? ऋतुलसानाम दन्त्यः। ऋतुलसानाम दन्त्यः। जैसे मित्रों इसमें किए थे ठीक इसी प्रकार इसमें होगा। लृ, लृ क्या है मित्रों? स्वर है। लृ फिर से ध्यान दीजिए, लृ ही एक ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता है। तो ऋतुलसानाम दन्त्यः, लृ लिख लिए मित्रों। लृ क्या है? स्वर है। फिर क्या है? तू है। तू का मतलब है तू माने तुम नहीं, तुम्हारा नहीं, यू नहीं, बल्कि तू माने होता है ता वर्ग। ता वर्ग में कितने वर्ण? 5 वर्ण। कौन कौन से?
ता था दा धा न, यहाँ पर लिख लेंगे ता था दा धा न। तू हो गया मित्रों। तू के बाद क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ला है। क्या है, ला है मित्रों। ला के बाद क्या है, ला के बाद ये सा है। कौन सा सा है, जिसको आप बचपन की भाषा से कहते चले आए, सपेरा वाला सा है। वो सपेरा वाला सा नहीं मित्रों, बल्कि क्या, दंत वाला सा। यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, सा। ये कहाँ से बोले जाते हैं मित्रों, दंत से। कहाँ से, दंत से। इसको दांत भी कुछ लोग लिखते हैं, चाहे जो लिख लीजिए। यानी कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा हमारी जिह्वा दंत भाग को यानी दांत को स्पर्श करती है, वो चाहे ऊपर के दांत हो चाहे नीचे के। जरा उच्चारण के, ली ली, ता थ द ध न ल स, न ल स। मित्रों इसके बाद एक सूत्र है क्या, उपपधमानीयानाम् ओष्ठौ, उपपधमानीयानाम् ओष्ठौ। मित्रों आप देख रहे हैं क्या, ऊ का तात्पर्य है क्या, ऊ का तात्पर्य है ऊ। फिर इसके बाद क्या आया है, पू। कुछ लोग इसमें भेद नहीं कर पाते हैं मित्रों, कहते हैं पू का तात्पर्य वही है जो पा वर्ग है। लेकिन ध्यान दीजिए, पू में हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ये पू जो है इस प्रकार का है, यानी कि कू चू टू तू पू। लेकिन यहाँ पर जो पू आया है वो दीर्घ उकार है, और हम इस पू का तात्पर्य बताए हैं पा वर्ग मित्रों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक संधि हुई है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि मित्रों, दीर्घ संधि। यहाँ पर मूल शब्द ये है, उपधन उपधमानीय, उपधन उपधमानीय। उप का तात्पर्य है मित्रों, ऊ का तात्पर्य अब है ऊ, और पू का तात्पर्य मित्रों अब क्या होगा, पा वर्ग। पू का तात्पर्य क्या है, पा वर्ग। पा वर्ग में 5 वर्ण कौन कौन से, पा फा बा भा मा। नहीं, कुछ लोग बताते हैं, एक बार एक छात्र बताया कि पा वर्ग में है पा फा बाभन। बाभन नहीं है मित्रों, पा फा बा भा मा है। यानी कि लिखेंगे क्या, पा फा बा भा मा। हाँ मित्रों, कुछ लोगों को वर्णमाला भी कंठस्थ नहीं है जी। तो उप का तात्पर्य हो गया। उसके बाद ये आया उपधमानीय। उपधमानीय क्या होता है मित्रों, उपधमानीय यह होता है, इस प्रकार का प्रतीक यदि पा और फा वर्ण के पहले लगा रहता है, केवल पा और फा वर्ण के पहले, तो इसको उपधमानीय कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, उपधमानीय। उपधन उपधमानीय हो गया। उसके बाद उपधमानीय के बाद आ नाम बताए थे, विभक्ति बनाने के लिए आया है। क्या बनाने के लिए, विभक्ति बनाने के लिए, यानी कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठौ। ओष्ठौ माने क्या है, ओष्ठ यानी ओठ। मित्रों इन वर्णों का आप उच्चारण बिना ओठ के नहीं कर सकते। जब भी आप हिंदी वाले गुरुजी जब आपको बताते होंगे तो कहेंगे अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार, लेकिन हमारे यहाँ यानी संस्कृत में यही है कि इन वर्णों का उच्चारण क्या है, ओठ से केवल। यहाँ वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार की बात नहीं है मित्रों। ऊ का उच्चारण जब हम आप करेंगे तो ओठ में, हम आपकी ओठ में विकृति या परिवर्तन, जो बदलाव, जो चेंजिंग होगी, उसी को क्या कहेंगे, ओष्ठांग वर्ण कहेंगे। जब आप ऊ का उच्चारण करेंगे मित्रों तो ओठ में परिवर्तन होगा। जैसे आप सावधान मुद्रा में इस प्रकार हैं, जब आप ऊ बोलेंगे तो ऊ ऊ ऊ, ओठ देखिए गोलाकार हो गए, ओठ में विकृति आई, ओठ में परिवर्तन आ गया, इसलिए कौन से वर्ण, ओष्ठांग वर्ण। इसके बाद क्या है, पा।
पा आप बिना ओष्ठ के नहीं बोल सकते हैं। पा आप बिना आप ओष्ठ के नहीं बोल सकते हैं। पा बोलने के लिए ओष्ठ का प्रयोग होना ही तय है। मित्रों, पा बोलेंगे तो ओठ ये दोनों 2 बार स्पर्श करेंगे। मतलब पापा शब्द अगर आप बोलेंगे तो ये दोनों ओठ 2 बार स्पर्श करेंगे। पा 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 पा। बिना आप ओठ के आप पापा नहीं बोल सकते मित्रों। नहीं, कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे होंगे तो दोनों को पकड़ लीजिए और पापा बोलकर दिखा दीजिए, यानी पा बोलकर दिखाइए। नहीं संभव है मित्रों, ये ओष्ठांग वर्ण है। इसी प्रकार आप फूफा, फूफा, बिना ओष्ठ के आप फूफा नहीं बोल सकते। इसी प्रकार बा वर्ण है, बा। कुछ लोग बाबू, हाँ बाबू या बाबा बोलते हैं। बाबा आप बोलेंगे बिना ओष्ठांग के बाबा आप नहीं बोल सकते। बा 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 बा, 2 बार ओष्ठ आपस में मिलते हैं। इसी प्रकार भा, भा भी, भा भी, भाभी शब्द भी आप बिना ओष्ठ के नहीं बोल सकते। इसी प्रकार क्या है माँ, माँ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या, माँ माँ। मामा आप जब बोलेंगे तब आपका ये ओठ जो है 2 बार स्पर्श करेंगे, यानी दोनों ओठ 2 बार स्पर्श करेंगे, यानी कि ओष्ठांग मिलते हैं। ये ओष्ठांग वर्ण। फिर उसके बाद मित्रों क्या है, ये विसर्ग यानी कि पा और फा के पहले यह प्रतीक लगा रहता है तो इसको क्या कहते हैं, उपधमानी। क्या कहते हैं, उपधमानी। यही प्रतीक के पहले का और खा लगा रहता है तो उसको बोलते हैं मित्रों जीवा मूली। इसके बाद सूत्र है मित्रों इमंगलनानाम नासिका च, इमंगलनानाम नासिका च। मित्रों, यहाँ पर न कु है, न चू है, न टू है, न तू है, न पू है, बल्कि सब एक वर्ण है, अकेले वर्ण है। क्या है, इया है, माँ है, अंगा है, ला है, ना है। मित्रों लिख लेंगे यहाँ पर नासिका माने नासिका, चा माने और। लिखेंगे मित्रों क्या, इया, माँ, अंगा, ला, ना। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों, नासिका होता है। यानी कि ये वर्ण नाक के सहारे बोलते हैं। नाक की संस्कृत क्या है मित्रों, नासिका होती है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान अपने अपने वर्गों के साथ तो होता ही है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल सूत्र आया क्या, इमंगलना नाम नासिका चा, यानी कि इनका चा माने और। इन वर्णों का उच्चारण मित्रों, इस अंगा का उच्चारण जो है, इस अंगा का उच्चारण कंठ से भी होता है, लेकिन इस अंगा का उच्चारण एक स्पेशल जो सूत्र है वो नासिका भी होता है। इस इया का उच्चारण मित्रों तालु भी होता है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल जो सूत्र है क्या, नासिका है। इस ड़ा का उच्चारण मित्रों मूर्धा तो होता है, लेकिन इसके अनुसार क्या, नासिका होता है। इसके ये जो ना का उच्चारण है मित्रों दंत तो होता है, लेकिन इसके अनुसार नासिका भी होता है। इस माँ का उच्चारण मित्रों, इस माँ का उच्चारण ओष्ठ तो होता है, लेकिन इसके लिए क्या, एक नासिका भी होता है, यानी नासिका। इन वर्णों का उच्चारण, यानी ये कैसे वर्ण है मित्रों, पंचमाक्षर है। प्रत्येक वर्गों का पंचमाक्षर नासिका के सहारे बोला जाता है। आगे इसमें प्रश्न कैसे बनेगा उसको हम आपको भली भांति बताएंगे, यहां पर आप इतना समझिए मित्रों। इसके बाद है क्या, वकारस्य दन्त्योष्ठः, वकारस्य दन्त्योष्ठः। मित्रों हम पहली क्लास में ही शायद आपको बताए थे कि संस्कृत में नियम है कि आ को आ ना बोल करके क्या आकार बोलते हैं, का को का ना बोलकर ककार, ई को ई ना बोलकर इकार, पा को पा ना बोलकर पकार,
टा को टा ना बोलकर टकार, इसी प्रकार वा को वा ना बोल करके क्या बोलेंगे, वकार। वा को वा ना बोल करके मित्रों क्या बोलेंगे, वकार। यानी कि लिखा है वकारस्य, जैसे बालकस्य, बालकस्य में कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। इसी प्रकार वकारस्य यानी वकार का यानी वा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है दंत्योष्ठ। यही प्रश्न आया था मित्रों 2019 जो लास्ट बार पेपर हुआ था, यही पूछा था वकारस यानी वा का उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों, तो वा का उच्चारण स्थान होता है दंत्योष्ठ। यानी दंत और ओष्ठ दोनों के सहारे ये बोला जाता है वकारस्य दंत्योष्ठ। मित्रों इसके बाद देखिए यहाँ है सूत्र और ये है क्या, वर्ण, और ये क्या है, उच्चारण स्थान। अगला सूत्र है मित्रों क्या है, एदैतोः कंठ तालुः, एदैतोः कंठ तालुः। मित्रों लिखा है क्या, एदैतोः, एत अयतोः, एत और अयत का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। जब इसको विच्छेद करेंगे मित्रों तो बनेगा क्या, ये एत अयतोः, यानी एत और अयत। इसका तात्पर्य है केवल ए और इसका तात्पर्य है क्या, अय। यानी ए और अय का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है मित्रों, क्या होता है, कंठ तालु। ए और अय का उच्चारण स्थान कंठ तालु। इसके बाद एक सूत्र है मित्रों क्या, ओदौतो कंठोष्ठः, ओदौतोः, ओदौतोः कंठोष्ठः। मित्रों आपको भ्रम की स्थिति आएगी कई बार, इसको आप इससे जोड़ देंगे, एदैतोः कंठोष्ठः ओदौतोः कंठ तालु। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस समस्या का एकमात्र उपाय है, केवल आप इसको पकड़िएगा। इसको हम कल बताए थे आपको कि ए वर्ण कैसा वर्ण है, ये संयुक्त स्वर है। कैसा स्वर है, संयुक्त स्वर है। और संयुक्त स्वर किन्हीं दो वर्णों से मिलकर के बना है, कितने, दो वर्णों से। मित्रों ये किससे किससे मिलकर के बना है, आ और ई। अगर हम कहें मित्रों आ और ई को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए होगा। इसी प्रकार अगर हम कहें कि आ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ होता है। आ का उच्चारण स्थान आप यहाँ देखिए, आ का उच्चारण स्थान क्या है मित्रों, आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो मित्रों यहाँ पर यही बात हो रही है कि आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु। मित्रों जब आपने इसको दोनों को जोड़ा ए बना, तो क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये नहीं बनेगा, यानी कि कंठ तालु। क्या बना मित्रों, कंठ तालु। यानी आ धन ई बराबर ए तो कंठ धन तालु बराबर कंठ तालु। इस प्रकार आप तोड़ लेंगे, हमेशा कभी भी भ्रम की स्थिति नहीं आएगी। यानी एदैतोः कंठ तालुः। इसी प्रकार मित्रों आगे देखिए, आया सूत्र क्या, ओदौतोः कंठोष्ठः। ओदौतोह में जैसे एदैतोह में एत और ऐत, वैसे ओदौतोह में मित्रों ओत और औत। ओत में केवल ओ और औत में केवल औ मित्रों बचेगा, ओ और आओ। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों, कंठोष्ठ है, यानी कंठोष्ठ। जैसे आप इसको किए थे एदैतोः कंठ तालु का मित्रों, वैसे आप ओ किन दो वर्णों से मिलकर के बनता है, आ धन उ बराबर ओ।
तो मित्रों आ का उच्चारण स्थान होता है क्या? कंठ होता है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। जब इन दोनों को जोड़ दिए ओ बना, तो इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे मित्रों क्या बनेगा? कंठोष्ठ। यानी कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों? कंठोष्ठ। इसके बाद मित्रों देखिए, अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वारस्य नासिका। मित्रों बहुत पहले ही हमने आपसे चर्चा किया था कि जिसको आप अंग की मात्रा कहते हैं उसको संस्कृत में अनुस्वार कहते हैं, और जिसको आप विसर्ग यानी कि आहा की मात्रा बोलते हैं उसको संस्कृत में विसर्ग कहते हैं। विसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। विसर्ग के कितने भेद? 3 भेद होते हैं मित्रों, आगे बताएंगे भी। अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वार यानी इसका उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों? नासिका। कई बार प्रश्न पूछ चुका है मित्रों, अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका होता है। इसी प्रकार मित्रों अगला है क्या? जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम। यानी जिह्वा मूली होता है मित्रों का और खा के पहले यह प्रतीक लगा रहता है, तो इसको जिह्वा मूली कहते हैं। और इसका उच्चारण स्थान होता है क्या मित्रों? जिह्वा का मूल भाग अर्थात जड़ भाग, यानी जिह्वा मूल। मित्रों आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये कैसा प्रतीक है? आपको लग रहा होगा जैसे गांव में नरिया होता, खपरा नरिया जानते हो तो, नरिया है। आपको लग रहा होगा एक नरिया ऊपर रखी गई है और एक नरिया नीचे, यानी कि दो नरिया को विपरीत दिशा में रख दिया गया है। ये नरिया खपरा नहीं है मित्रों, बल्कि अगर हम कहें तो ये क्या है? विसर्ग है। अगर हम कहें ये विसर्ग है, इसको आप विसर्ग कहते हैं। इन्हीं 2 बिंदी को जो प्रतीक है ये क्या कहते हैं? विसर्ग। थोड़ा सा हम इसी का बड़ा रूप लिखते हैं, इस प्रकार लिख देते हैं मित्रों, इस प्रकार लिखे। तो अगर हम कहें मित्रों, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इधर से हम इतना मेट रहे, इधर से इतना मेटे और ऊपर से भी इतना मेटे, तो क्या इस प्रकार फिर से देखिए, नीचे से हम इतना मेट रहे मित्रों आधा, और ऊपर से भी कितना मेट रहे हैं? आधा, आधा मेट दिए। अगर हम कहें ये चिन्ह बिल्कुल मैच कर रहा है, मिल रहा है। ये पहले क्या था? विसर्ग था मित्रों, और आधा नीचे से मिटा दिए और आधा ऊपर से मिटा दिए, तो मिटा कितना मित्रों? आधा मिटा। इसी को कहते हैं अर्ध विसर्ग। कैसा विसर्ग? अर्ध विसर्ग कहते हैं। अर्ध विसर्ग कैसा विसर्ग है मित्रों? अर्ध विसर्ग। इसको अब आप क्या बोलेंगे? का के पहले यदि इस प्रकार का प्रतीक लगा रहे अर्ध विसर्ग, तो इसको जिह्वा मूली। खा के पहले अगर यही प्रतीक लगा रहे तो क्या? जिह्वा मूली। लेकिन यही प्रतीक मित्रों यहाँ पर देखिए, यही प्रतीक यहाँ पर पा के पहले लगा है और फा के पहले लगा है, तो इसको कैसा कहते हैं? इसको उपधमानीय कहते हैं। जो विसर्ग के 3 भेद बताए मित्रों, एक भेद यह है उपधमानीय, और दूसरा भेद है मित्रों क्या? ये जिह्वा मूली, और तीसरा भेद क्या है? ये ऑलरेडी विसर्ग है। इसको, इस विसर्ग को विसर्जनीय कहते हैं या सामान्य विसर्ग कहते हैं। इसको सामान्य विसर्ग कहते हैं और इसको क्या कहते हैं?
अर्ध विसर्ग। विसर्ग के कितने प्रकार मित्रों? विसर्ग के 3 प्रकार, एक सामान्य विसर्ग, एक जिह्वामूलीय और एक उपधमानी। अगर प्रश्न आए तो आप सही बताइएगा। विसर्ग के 3 प्रकार होते हैं मित्रों। इसी में पूछता है, 2018 में पहली बार पूछ लिया था, आयोग वाह की संख्या होती है, आयोग वाह कितने होते हैं? मित्रों 2018 में पूछा था आयोग वाह की संख्या है। आयोग वाह की संख्या मित्रों हिंदी में 2 है, हिंदी भाषा में 2 हैं और संस्कृत में कितने हैं? 4 हैं। जब भी पूछे आयोग वाह की संख्या है, आयोग वाह की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है मित्रों। पहला आयोग वाह की संख्या कितनी है? 4 है। आयोग वाह 4 है। कौन कौन से? पहला है मित्रों अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, यही 2 हिंदी में, यही 2 है मित्रों। हिंदी में जब पूछे प्रश्न आए, हिंदी में अगर पूछा जाए आयोग वाह की संख्या है तो 2, कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। जो तीसरा है मित्रों ध्यान दीजिएगा, तीसरा है उपधमानीय, तीसरा उपधमानीय है। और चौथा है मित्रों क्या? चौथा है जिह्वामूलीय। तीसरा उपधमानीय है और चौथा है क्या? जिह्वामूलीय। यही 4 क्या है? आयोग वाह है। आयोग वाह मित्रों, आयोग वाह का शब्द का तात्पर्य क्या है? आयोग वाह मित्रों इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये किसी न किसी वर्ण के योग से जुड़ करके इनका वहन होता है, इसलिए इनको आयोग वाह कहते हैं। किसी न किसी वर्ण में इनका योग होता है। आयोग किसी न किसी वर्ण में योग होकर के वहन किए जाते हैं, अर्थात बोले जाते हैं या उच्चरित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? आयोग वाह। आयोग वाह की संख्या क्या है? 4 है। कौन कौन सी है? अनुस्वार, विसर्ग, अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानीय और जिह्वामूलीय। उपधमानीय क्या है मित्रों? यही है। उपधमानीय क्या है? ये इस प्रकार का प्रतीक, यानी पा और फा। ध्यान दीजिए, केवल हम पा और फा बोल रहे हैं, ना कि पा फा बा भा मा। ये 5 वर्ण नहीं, केवल पा और फा। इन पा और फा के पहले अगर यह प्रतीक लगा रहे, उपधमानीय है, और यही इस प्रकार का प्रतीक का और खा के पहले लगा रहे, तो इसको क्या कहते हैं? जिह्वामूलीय कहते हैं मित्रों। ये आपको सूत्र तो लगभग 11 हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे कि उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान की संख्या 8 है। कितनी है मित्रों? 8 है। 8 ही आप बताइएगा। 8 वो कौन कौन से हैं मित्रों? एक तो इधर से हो गया नासिका, और फिर इधर से देखिए आप, नासिका, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, और ये दंत्योष्ठ, यानी 3 3 6 एक 7, और उधर क्या है? उधर एक है। 8 हुए। कितने हुए? 8 जिह्वामूल। कुल मिलाकर के 8 हैं। कितने? 8। अगर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछे तो 8 उच्चारण स्थान। आयोग वाह की संख्या मित्रों ध्यान दीजिए, पहली बार जब 2018 में आया था पेपर में तो ये चिंता का सबब था, बल्कि ये आयोग भी गया था। कुछ विद्यार्थी इसको 5 माने थे, कुछ 2 लगा के आए थे, कुछ 3। तो यह प्रश्न जो है आयोग के पास गया था मित्रों। आयोग वाह की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? आप संस्कृत में 4 हैं, और हिंदी में मित्रों जब पूछे तो हिंदी में आयोग वाह की संख्या 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। एक बार पुनः आप देख लीजिए, वर्णों का क्या है? उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान मित्रों, वर्ण या अक्षर, वर्ण को ही क्या कहते हैं? अक्षर। जिन किन वर्णों का कहां से उच्चारण होता है, इससे एक प्रश्न जरूर आता है। कक्षा 10 से लेकर के आज तक जितना भी संस्कृत का पेपर
हुआ है लगभग लगभग हर बार एक प्रश्न पूछता ही है। और ये संस्कृत में ही नहीं मित्रों, हिंदी में भी पूछता है। और हिंदी वाले, हिंदी में सूत्र नहीं है, केवल इसी सूत्र को आप तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, हिंदी में भी काम करेगा, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, दोनों में। मित्रों, पहला सूत्र क्या है? अकुह विसर्ज निया नाम कंठा, यानी आ और का वर्ग, यानी का खा गा घा अंगा, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा सूत्र है मित्रों, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु, यानी ई और चू का मतलब चा वर्ग, चा छा जा झा इया, चा छा जा झारी के इया नहीं मित्रों, चा छा जा झा इया। या और सा का उच्चारण स्थान तालु होता है। उसके बाद तीसरा सूत्र क्या है मित्रों? तीसरा सूत्र है ऋटुरषाणाम मूर्धा, ऋटुरषाणाम मूर्धा, री और टू, टू यानी टा वर्ग, टा ठा डा ढाड़ा। उसके बाद रा, फिर क्या है? रा के बाद है मूर्धन्य सा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा या सिरस भी इसको बोलते हैं मित्रों। यदि मूर्धा विकल्प में ना रहे, सिरस हो, सिरस ना लिखा हो, केवल सिर लिखा हो, तब भी सही है मित्रों। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। चौथा सूत्र क्या है मित्रों? ऋतुलसानाम दन्त्याः, ऋतुलसानाम दन्त्याः, यानी लृ स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। तू का तात्पर्य है तावर्ग, तावर्ग में 5 वर्ण कौन कौन से? ता था दा धा ना, यानी ता था दा धा ना। उसके बाद क्या है? ला, और उसके बाद क्या है? सा। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों? दंत होता है। पांचवा सूत्र क्या है मित्रों? पांचवा सूत्र है उपपदमानीयानामोष्ठौ, उपपदमानीयानामोष्ठौ। उपधन उपधमानीय है मित्रों। उप का तात्पर्य है उ, और पु का मतलब है पा वर्ग, पा वर्ग में पा फा बा भा मा। उपधमानीय होता है। यह प्रतीक यानी पा और फा के, यानी अर्ध विसर्ग पा और फा के पहले लगा रहता है, तो इसे उपधमानीय कहते हैं। और इनका उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ होता है मित्रों। उसके बाद छठवां सूत्र है क्या? इमंगले नानाम नासिका च, इमंगले नानाम नासिका च, यानी इयामा अंगाड़ा ना का उच्चारण क्या होता है? नासिका। क्या होता है मित्रों? नासिका। इनका उच्चारण, इस नासिका यानी नाक को संस्कृत में नासिका कहते हैं। यहीं पर आप समझ गए नाक की संस्कृत क्या होती है? नासिका। इसको घ्राण भी कहते हैं मित्रों। सातवां सूत्र क्या है? वकारस्य दन्त्योष्ठः, वकारस्य यानी वकार का, यानी वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों? दंत्योष्ठ होता है। आगे देखिए फिर क्या है मित्रों? आठवां सूत्र क्या है? एदैतोः कंठ तालुः, एदैतोः का तात्पर्य है एत और ऐत। एत मतलब ए, ऐत मतलब ऐ। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है मित्रों। क्या होता है? कंठ तालु। नौवां सूत्र है मित्रों, ओदौतोः कंठोष्ठः, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। उसके बाद नौवां सूत्र, 10वां सूत्र है मित्रों, क्या है? अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है मित्रों। 11वां सूत्र क्या है? 11वां सूत्र है मित्रों, जिह्वा मूली अस्य जिह्वा मूलम,
जिह्वा मूली कहते हैं मित्रों। यह यानी अर्ध विसर्ग का और खा के पहले प्रयुक्त हुआ हो, लगा हुआ हो, तो इसको कहते हैं क्या, जिह्वा मूली। और इसका उच्चारण स्थान होता है जिह्वा मूल। और इसी में आप समझिए आयोग वाह की संख्या है 4, हिंदी में 2, हिंदी में है अंग और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग, और संस्कृत में है मित्रों ये 4 हैं क्या, अंग, आह यानी अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानी और जिह्वा मूली। कुल मिलाकर के मित्रों ये क्या, आयोगवाह। हाँ, आयोगवाह पूछेगा, आयोगवाह की कैसी सत्ता होती है, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती बल्कि ये परतंत्र होते, किसी व्यंजन वर्ण के सहारे ही बोले जाते हैं, किसी स्वर वर्ण के सहारे ही, किसी स्वर या व्यंजन के योग से जुड़कर के ही इनका उच्चारण होता है, इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है मित्रों। इतना आप जान लिए मित्रों। इससे एक प्रश्न जरूर पूछता है, हर बार पूछता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, वर्णों का उच्चारण स्थान। इसके बाद का जो टॉपिक होगा मित्रों वो होगा उच्चारण स्थान के बाद प्रयत्न होता है। कौन सा मित्रों, प्रयत्न। उच्चारण स्थान के बाद प्रयत्न बताएंगे, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है वो सब प्रक्रिया जो है अगली क्लास में यानी कि जो आने वाली कक्षा है उसमें होगी मित्रों। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा, आप एकदम से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। यह हिंदी में ही, संस्कृत में ही नहीं बल्कि हिंदी में भी कार्य करेगा। जो यहाँ पर वर्ण है वही वर्ण हिंदी में भी है, बशर्ते वहां स्वरों की संख्या, जहां संस्कृत में स्वर की संख्या 9 है वह हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन व्यंजनों की संख्या मित्रों उतना ही है, 33 है। व्यंजनों की संख्या 33 है मित्रों। यही बात हमने कल आपसे कहा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 है, 63 या 64 है। 33 तो जो हो गए मित्रों व्यंजन है, 33 के बाद 4 जो होते हैं यम वर्ण होते हैं, उसके बाद 4 ही होते हैं मित्रों क्या, 4 होते हैं ये आयोगवाह। 33 4 37 हो गए, एक 33 4 37 हुआ यम वर्ण, उसके बाद 4 ये 37 4 41, एक होता है लह वर्ण। लह वर्ण होकर मित्रों बनता है 42, 42 के बाद स्वर जो होते हैं 21, 8 5 तो ह्रस्व, 8 दीर्घ और 9 जो है प्लुत, 8 5 13 9 22। कभी 22 यानी लृ को अगर प्लुत लेंगे तो 22 और लृ को केवल ह्रस्व लिखेंगे तो 21, 21 और 22 यानी 42 और 21 और 22 आप जोड़ेंगे तो क्या होगा 63 या 64। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, जब मित्रों ध्यान दीजिएगा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछे वर्णों की संख्या 63 या 64। अगर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार नहीं लिखा है, पाणिनीय शिक्षा शब्द नहीं लिखा है तो वर्णों की संख्या केवल 42। वर्णों की संख्या भी 42 होती है मित्रों और प्रत्याहारों की भी संख्या 42 होती है मित्रों। आज के लिए बस इतना ही, आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या, प्रयत्न। मित्रों बस आज इतना ही, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, पुनः मिलापः मित्रों, धन्यवाद।